अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और ईद की मुनासबत से ये रूबरू की एक खसूसी एपिसोड है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उर्दू के नामवर राइटर जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब शायद आजकल ज़रूर नाराज़ होंगे कि ये कौम उनकी अदबी खिदमात को भूलती जा रही है। पहले उन्होंने सफ़रनामे लिखे जैसे निकले तेरी तलाश में, उसके बाद उंदलस में अजनबी। लोगों ने शायद समझा कि बस ये सफ़रनामे लिखते हैं, लेकिन जब उनके मारकतुल आरा शोहरत के हामिल नावल बहाव या राख सामने आए तो फिर पता चला कि ये राइटिंग्स उमराव जान आदा या फिर अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें या कुर्रतुल ऐन का आग का दरिया या फिर बानो कुदसिया का राजा गिद्ध से किसी तरह कम नहीं है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब टीवी एंकर भी रहे, बल्कि टीवी जो करंट अफेयर्स शो हैं उनको अगर लाइव शो का बानी कहा जाए तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। इन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को, चपकलिश को भी बड़ी आंखों से देखा है, स्पेशली जब साबिक सदर फ़ारूक लगारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान मसला बना था तो ये उस वक्त भी मौजूद थे। इसी तरह से जब भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए तो उनको तो गॉड ऑफ ऑनर हुआ या ना हुआ, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को ज़रूर गॉड ऑफ ऑनर मिला था। ये सारी बातें हम आज करेंगे क्योंकि तारीख़ के हवाले से भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के पास बड़ा ज़ख़ीरा है। वो किसी ज़माने लेबनान गए, बैरूत में PLO को ज्वाइन करना चाह रहे थे। क्यों उन्होंने PLO को यानी फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी को ज्वाइन वो क्यों ना कर सके, ये बात भी हम उनके साथ करेंगे। प्यार का पहला शहर से लेकर मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुँह वल काबा शरीफ और गारे हिरा में एक रात तक ये उनका मसलसल सफ़र है। हम उन्हीं की ज़बानी ये बातें सुनेंगे। जी हाँ, आज हमारे रूबरू हैं जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। निकले तेरी तलाश में, फिर खाना बदोश और उंदलस में अजनबी जैसे आपने नावल लिखे, उसके बाद फिर आप आ गए नावल्स की तरफ, सफ़रनामों से नावल की तरफ आ गए। सुखेरा साहब की वजह से लिखे आपने सफ़रनामे या किसी और वजह से, लेकिन फिर जब आप नावल लिखने बैठे तो आपने बहाव और रॉक जैसे अजीमुशान नावल लिख डाले। कैसा लगा आपको? राजा साहब, ये कोई चॉइस नहीं होती, ये एक मुसलसल सफ़र होता है क्रिएटिविटी का। उसमें मुख्तलिफ पड़ाव होते हैं। ये महज इत्तफाक है कि मेरा आगाज़ जो था वो सफ़रनामों से हुआ। जी जी। जिस तरह के आपने फरमाया, निकले तेरी तलाश में, और चूँकि वो नुक्ता आगाज़ साबित हुआ मॉडर्न सफ़रनामे का। सफ़रनामा उसको मैं वैसे कहता नहीं, सयाहतनामा कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने सफ़र किया बाई रोड और लिफ्टें लेके और खैमाजन होके और बिल्कुल नादारी की हालत में और बग़ैर किसी मकसद के, क्योंकि जो सफ़र होता है, आवारगी होती है, वो हमेशा बग़ैर किसी मकसद के होती है। अगर उसमें मकसद हो तो फिर वो कारोबार हो जाती है। और आवारगी से आप हरगिज़ मुराद वो जो है इखलाकी आवारगी ना लीजिएगा। हाँ, जितने भी बड़े सूफिया कराम हैं वो सारे ही आवारागर थे। उनकी हयात का मुतालिया करें, वो किसी एक जगह टिक के नहीं बैठे। जी जी, सफ़र में रहे, वो हालत सफ़र में रहे। तो बाहर तौर वो एक सफ़र था, लेकिन उस ज़माने में भी मैंने फाख्ता और पखेरू जैसे नावल लिखे, देश हुए परदेश लिखा, प्यार का पहला शहर लिखा। जी जी जी। लेकिन जब बहाव और राख लिखा तो बिल्कुल वो एक पांसा पलट गया। जी हाँ, जी हाँ। यानी लोग बहुत ज़्यादा उसकी जानिब मुतवज्जो हो गए, बल्कि राख को उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द बेस्ट नावल भी मिला और भी पजीराई हुई। राख में तो तकरीबन 10 साल लग गए आपको लिखते लिखते इसको। हाँ, वो लिखने में एक्चुअली होता ये कि बहुत सारे काम आप इकट्ठे कर रहे होते हैं। आप टेलीविज़न के लिए ड्रामे भी लिख रहे हैं, कॉलम भी लिख रहे हैं, कोई सफ़रनामा भी शुरू किया है, उसके साथ कोई नावल भी चल रहा है।
तो ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक किताब के ऊपर आप बैठे हैं मुर्गी की तरह और 12 साल बैठे रहे, ऐसा नहीं होता। आपने प्यार का पहला शहर का जिक्र किया। मैं पेरिस गया हूँ। जब मैं पहली दफ़ा पेरिस गया तो मैं किसी मीटिंग्स के लिए गया था, हाई लेवल मीटिंग्स थी। सबसे पहली जो मैं बात वहाँ करता था, मैं उनको कहता था भाई पेरिस हमारे लिए जो है ना, ये मैं पेरिसियंस को बता रहा हूँ, पेरिस के बासियों को, कि भाई पेरिस का जो मेरे साथ पहला तारफ़ है वो ये है कि ये प्यार का पहला शहर है। इत्तफाक से जब ये नावल पढ़ा, हम भी जवान थे, आतिश जवान थी, मोहब्बत के बलबले हर इंसान में, हर शख्स में फूटते हैं, तो उस सारे जज्बात से मगलूब होकर मैं फिर दरिया सैन पे जहाँ पास्कल वॉक किया करती थी, यकीन माने कोई हफ्ता 10 दिन मैं रोज़ाना दरिया सैन के किनारे वॉक किया करता था। पेरिस सेंट्रल स्टेशन में गया स्पेशली, जहाँ पास्कल ने जहाँ से रेलगाड़ी पकड़ी थी। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल आप अपने रीडर्स पे तारी करते रहे। वो प्यार का पहला शहर की कहानी बड़ी तवील है। मुख्तसर ये कि मैं एक ज़माने में कहा करता था ये एक कच्चा सा नावल है, नौजवान का लिखा हुआ, जज्बात भी कच्चे हैं, रोमान भी बड़ा मतलब जज्बात से भरपूर है, जिस तरह के एक टीनेजर का इश्क होता है। और वो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती कि कच्चापन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कि मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक मिसरा था कि रेत की दीवारों से बना है प्यार का पहला शहर, वहाँ से ये मैंने मुस्तार लिया। और एक ज़माने में मेरे किचन का जो आधा खर्चा था वो प्यार का पहला शहर की रॉयल्टी से चलता था। दरियाओं के साथ, पानी के साथ आपका कोई ख़ास लगाव रहा कि अपनी राइटिंग में आप दरियाओं को ज़रूर ले आते हैं? बात यह है कि मैं 5 दरियाओं की जो सरजमीन है पंजाब, जी, इसका परवरदा हूँ। और इसकी रिवायात, इसकी ज़ुबान, इसकी लैंडस्केप, इसके जो शायरी है और इसके जो मंजर हैं और इसके जो खेत खलियान हैं, जो गुल बूटे हैं, जो जंगल बेले हैं, वो सब मेरे अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है, बड़ी अच्छी एक अच्छी जिसामत वाली खूबरू लड़कियां भी होती हैं। पास्कल है, फिर रोशनी है बहाव में, और भी नावल में लड़कियां हैं, तो वो एलिमेंट भी होता है ज़रूर आपकी। नहीं, आपका मतलब है कि आप अल्लामा इकबाल के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। जी, तसव्वुर कायनात में रंग, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरी जो कायनात है उसमें रंग ही ना हो। उसके बगैर फिर ये कुर्बते मर्ग में मोहब्बत जो नावल था वो तो मिडिल एज वाला नावल था। आप कह रहे थे ना प्यार का पहला शहर नौजवान की मोहब्बत का नावल था। वो उसमें बिल्कुल बेसिक ट्रेजेडी यही है कि एक शख्स है जिसको सारी उम्र मोहब्बत नसीब नहीं हुई, जी, और जब वो बुढ़ापे के करीब पहुंच रहा है तो यकमुश्त 3 खवातीन उसमें दिलचस्पी लेने लगती हैं। तो वो उस ट्रेजेडी का, क्योंकि इट्स अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन, तो उस हिसाब से वो मोहब्बत तो हर उम्र में हो सकती है। लेकिन एक कमेंट ये भी किया जाता है कि तारड़ साहब क्यों ये समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ उन्हीं पे ही मरती हैं, जहाँ जाते हैं लड़कियां उन पे फिदा होने लग जाती हैं? नहीं, वो इसलिए है कि उनकी एक एस्थेटिक होती है लड़कियों की, और वो किसी काम के बंदे पे ही मरेंगी ना। अच्छा, आपने पेरिस भी मुतारफ़ कराया, तुर्की भी मुतारफ़ कराया, मैं आगे चल की भी बात करूंगा, लेकिन ये लोग हमारे मगरब की तरफ देखते हैं। आपने वियतनाम पे भी किताब लिख डाली, वियतनाम तेरे नाम, फिर सनकदा कंबोडिया, ये फॉर ईस्ट तो हम इतने वाकिफ नहीं हैं, आपने ये भी तारफ़ करा दिया इन ममालिक का भी। जी, मैं ये तो बिल्कुल टोटली, क्योंकि हम इधर इस तरफ देखते हैं, सऊदी अरब, ईरान और ईरान और अपना वेस्ट की तरफ देखते हैं, हमने कभी ईस्ट की जानिब नहीं देखा। और मशरक़ में जो आफताब उभरता है उससे कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, इसीलिए वहाँ जो मुल्क पाए जाते हैं उनके बारे में हमारा इल्म बहुत कम है। तो बहरहाल ये महज इत्तफाक सा कि मेरा छोटा बेटा वियतनाम में पोस्टेड था एम्बेसी में, तो उसकी वजह से वियतनाम भी देख लिया और बाकी मुल्क भी देख लिए। चलें तारड़ साहब इधर रुकिएगा प्लीज़। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं बातों को, इनकी राइटिंग्स के हवाले से, नॉवेल्स के हवाले से जो मुख्तलिफ थीम जो मेरे सामने आते रहे, मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं उर्दू के नामवर राइटर जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपके सफ़रनामे हों या इवन नॉवलेट्स हों, उनमें भी आप दुनिया का भी अहवाल बताते हैं। ये दुरुस्त है जो आप फरमा रहे थे, आपके साहिबजादे, हमारे भाई, हमारे दोस्त सल्जूक तारड़ साहब, वो मुख्तलिफ़ मकामात पे दुनिया में रहे, वो UN तक उन्होंने सर्व किया, मुल्क की खिदमत की उन्होंने। आजकल तो खैर पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपके सफ़रनामे उनकी पोस्टिंग से पहले थे। मसलन अफ़गानिस्तान में आप बहुत पहले जाते थे, शायद सुलजूक तारड़ साहब अभी पैदा भी नहीं होंगे। फिर 1975 में आपने लिखा कि वहाँ आपके पीछे पड़ गई उनकी इंटेलिजेंस, अहवाल बदल गए जो 60s में नहीं थे। फिर इसी तरह कला जंगी में आप तालिबान की 9/11 की बात कर रहे हैं कि किस तरह से तालिबान कहाँ से चुनकर इकट्ठे बिठाए हुए थे। ये तो आपकी अपनी बड़ी लर्निंग होती होंगी। बात ये है कि ओवरऑल मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 100% वाबस्तगी नहीं है। ये अलग बात है कि कोई नरम गोशा पैदा होता है किसी ख़ास पार्टी के लिए, लेकिन मैंने आज तक किसी स्टेज पर चढ़ के मियाँ साहब का या बीबी का या खान साहब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, और मैंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो मैं अवेयर हूँ टोटल सिचुएशन जो भी होती है सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। जब तक आप उससे आगाह नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। और इसमें एक ज़ैली सवाल मैंने आपसे करना है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही होती है, आप लोग वो डब्बों में 3-4 बंदों को बिठा देते हैं और वही बंदे होते हैं। उनमें एक आध साहब तो ऐसे हैं कि लगता है कि वो क़याम भी स्टूडियोज़ में ही करते हैं, और वो मुर्गियों की अफजाइश नस्ल हो या कराची में पानी ज़्यादा हो या 18वीं तरमीम हो, सबके ऊपर वो एक्सपर्ट होते। और हम जानते हैं कि ये शख्स किस पार्टी की करेगा, तारीफ करेगा, ये शख्स क्या कहेगा, ये शख्स की मुखालफत। वी आर टोटली अवेयर, क्योंकि हर एक के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जी हाँ, वो इतने वाज़े हैं कि मेरे जैसे देखने वालों को कोई सरप्राइज नहीं होती। तो मेरा सवाल तो नहीं है, ऐसे एक ऑब्जर्वेशन है जो हाँ जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवरऑल जो चैनल्स हैं, क्या वो समझते हैं कि इस मुल्क के जो बड़े राइटर हैं, जो बड़े मुसव्विर हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनमें अक्ल सलीम का फुकदान है? क्या वो इस मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे अवेयर नहीं है, और क्या उनका अपना एक ख़ास नुक्ता नज़र नहीं है? आज तक मैंने किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन में किसी क्रिएटिव आदमी को नहीं देखा। इसकी क्या वजह? ये आपने दुरुस्त फरमाया है। कुछ ये भी प्रॉब्लम होती है, मसलन अगर मैं खुद किसी को ज़हमत दूँ, बहुत पढ़े लिखे आदमी को, तो फिर उनकी भी रिजर्वेशन आ जाती हैं कि यार हम ये जो आज का माहौल है, आजकल की जो सूरत हाल है, हम इस पे नहीं डिस्कशन करना चाहते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ए गज़ाल शब में आपने पाकिस्तानियों की कहानी बयान की, जो आइडियालॉजिकली जो बात होती है, कभी लेफ़्ट और राइट की, इस मुल्क में सुर्ख और सब्ज़ का एक नारा लगता था, एशिया सुर्ख है, सब्ज़ है, सोवियत यूनियन वो गए, फिर वापस आए, उनकी क्या सूरत हाल हुई। आज भी अगर देखें तारड़ साहब कि कोरोना की वजह से मिडल ईस्ट में जो काम करते थे बहुत सारे पाकिस्तान, हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों, वो वापस आ गए। फिर स्पेन में जब ये बहुत पीक पे कोरोना पहुंचा, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के इज़ला में, इर्द गिर्द में जितने इज़ला हैं, वहाँ से स्पेन से पाकिस्तानी आए, इटली से आए, यूरोप से आए कोरोना की वजह से। तो सूरत हाल ये वही ए गज़ाल शब वाली नहीं बनती हुई नज़र आ रही? नहीं, एक्चुअली उसमें आइडियालॉजी इन्वॉल्व थी कि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स था, जी जी, दैट वाज फॉर देम, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। जिस तरह सोवियत यूनियन का इनकलाब जो था, अक्टूबर इनकलाब, जी हाँ, वो भी दुनिया के अहम तरीन
वाकयात में शुमार होगा। 1917 वाला इनकलाब दुनिया को बदल दिया उसने। फिर ये अक्टूबर 1990 में जब बर्लिन वॉल टूटा और सोवियत यूनियन टूटा, फिर भी दुनिया बदली। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो वो ये कि भाई ये वो लोग थे जो आइडियलिस्ट थे, इनके खास आइडियल थे कम्युनिज्म के हवाले से। ये वहाँ पे गए, आबाद हुए, और जब सोवियत यूनियन शैटर होता है तो फिर उनकी जो रुइयात है उसमें वो शामिल की गई है। उस ट्रेजेडी को बयान किया गया है। दूसरे जो हमारे पाकिस्तानी बाहर से आए हैं कोरोना की वजह से, वो इकोनॉमिकल मसला है, उसका आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं एक ज़रूर वाक़या आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि लाइव शो जो टीवी पे चलते हैं, आप बानी थे। पहले किसी की जुर्रत नहीं होती थी, क्योंकि पीटीवी था उस वक्त, पीटीवी में भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम थे जैसे भी होते थे, बट वो लाइव करने की जुर्रत नहीं होती थी। आपने ये काम शुरू किया। प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने आपको बुलाया था और कहा था कि मुझे खुद आप एक एप्लीकेशन लिखें कि मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिर वो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जब पता चला तो आपके लिए प्रॉब्लम बनी। वो क्या हुआ था वैसे? वो छोड़ें, माजी की बातें हैं। उसमें सिंपल सी बात ये थी कि दो बैलों की लड़ाई थी और मैं बेचारा मेंढक कैसे ही वहाँ पे उनके नीचे आके कुचला नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये चूंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, जी जी एग्जैक्टली, तो मैंने उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनसे भी कहा बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट नेचुरली। हाँ, तो मुझे बुलाया गया था। एक्चुअली मुझे बुलाया इसलिए गया था कि उन दिनों मैं गया था अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा एरिया, वहाँ पे एक एक्सपीडिशन लेके गया था वाखान कॉरिडोर के करीब। चित्राल तो उन दिनों उज़्बेकिस्तान रोड का बड़ा चर्चा था। हमारे यहाँ आपको पता है कि हर 2-4 महीने के बाद कोई शुरली छोड़ दी जाती कि अब ये होगा और अब ये होगा और मुल्क बचाओ और फलां करो, और उसके बाद ठंडे हो जाते हैं सारे, डैम बनाओ, पता नहीं डैम कहाँ चले गए। तो हमारे यहाँ ये शुरलियाँ छोड़ी जाती है ना पब्लिक को खुश करने के लिए। तो उस जमाने में उज़्बेकिस्तान रोड का बड़ा चर्चा था कि वो तामीर करनी। तो मुझे ये बताया गया कि प्रेसिडेंट साहब इंटरेस्टेड है क्योंकि आप उन इलाकों में गए हैं। तो मैं हाजिर हो गया। तो जब मैं गया हूँ तो जाने से पहले उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आप उनको इनवाइट कीजिए। मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं तो दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मतलब डेली वेजेस पे मुलाजिम हूँ, मैं वहाँ पे कोई एग्जेक्टिव पोजीशन में, आप मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन से कहें या एमडी। उन्होंने कहा नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि आप उनको मदऊ करें। तो उन्होंने उसी वक्त शायद पहले ही रखा हुआ था लिख के कि आप ये खुद, अब मैं इनकार तो नहीं कर सकता था। जी 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 जी। चुनांचे वो हुआ। और उज़्बेकिस्तान रोड के बारे में भी मैंने उन्हें कहा कि जी वो रास्ते में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वहाँ पे रोड बना सके, बाहर के कोई लोग आके बना दें तो अलग बात है। और उसके बाद मैंने कहा कि जी इस तरह मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि आपके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा या आप दर पड़ता आना चाहते। हाँ, तो मैंने कहा कि जी आप तशरीफ लाएं तो इट बी ए प्लेयर। तो वो कहने लगे कि ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन तो सिर्फ औरतें देखती हैं। तो मैंने कहा कि आप एक डेमोक्रेटिक आदमी हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि औरतों के भी वोट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बाहर तो उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन बिकॉज जाहिर है कि भाई उस जमाने की जो एमडी साहिबा थी वो बहुत सीख पा हो गई एकदम कि आपने क्यों उनको इनवाइट किया। शेख साहिबा थी शायद, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जी जी, जो भी थी। ये लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते कि इनका नाम याद रखा जाए। दे आर ऑर्डिनरी पीपल। सही ये मतलब है कि कल पुर्जे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं इनकी बड़ी वाह होती है। उसके बाद वो इंटरव्यू नहीं हुआ था सदर नहीं, वो उसमें फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं जी अगर आप चाहते ही हैं तो तारड़ के अलावा और बड़े अच्छे कंपेयर हैं क्योंकि तो वहां से फिर वो एक लेटर आया कि वी ओनली नीड मुस्तनसर हुसैन तारड़, द प्रेसिडेंट विशेस दैट। तो बाहर तौर वो फिर हुआ ये कि प्रेसिडेंट साहब गए हैदराबाद,
ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फेडरल लॉज में ठहरा हुआ था, तो वहाँ पे उससे अगले रोज़ हमने वो सिलसिला करना था जो भी था, और सवाल भी तैयार कर लिए। और मुझे ये याद है कि लगारी साहब वॉज ए वेरी कंजर्वेटिव आदमी, और मैंने जो सवाल उनके फैमिलीज के बारे में तैयार किए या बच्चों के बारे में या शादी के बारे में, वो उन्होंने सारे हज़फ कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में, जाहिर है कि उनकी अपनी एक ट्रेडिशन। तो वो हैदराबाद से फ़ोन आया कि भाई लगारी साहब, उनके पर्सनल फिजिशियन का जो भी थे, कि उनको चुक पड़ गई है। उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, चुक पड़ने को। हम भी चौकी कहते हैं उसको। हाँ, तो वो चुक पड़ गई है, तो ही कैन नॉट मूव अराउंड। तो मैंने कहा कि कुर्सी पे बैठ के, कहने लगे जी नहीं, वो ही कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग, तो इसको हम अगले हफ्ते के लिए अच्छा मुअख्खर कर देते हैं। तो मैंने कहा गुड इनफ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को मतला कर दिया, और उसके बाद मैं एक हफ्ते की छुट्टी के लिए, ये शायद वीकेंड के लिए वापस आया हूँ। और इस दौरान उन्होंने फैसला किया कि भाई मुझे रिमूव कर दिया जाए। तो बेसिकली जो कॉज थी वो इनका आपस में झगड़ा था, और मैं भी उन दिनों यही सोच रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, कि मैं किसी ना किसी तरह अलहदगी इख्तियार कर लूँ। तो जिस तरह कहते हैं कुब्बे नू लतकारी आ जाती, यानी वो तो वाकई गन्ने के खेत का ही नुकसान हुआ हाथियों की लड़ाई में। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक ले लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम कुछ और बातें करेंगे, क्योंकि गार हिरा में एक रात भी मेरे लिए, आप सब के लिए, और स्पेशली ईद की जो अभी दिन कल गुजरा है, उस हवाले से फिर ये ज़रूरी है कि इनकी और किताब मुँह वल काबा शरीफ, यानी इनके जो हज के या मदीना पाक जाने के, मक्का शरीफ रहने के जो याददाश्तें हैं, ज़रूर सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं उर्दू के बहुत बड़े राइटर जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। तसव्वुफ़ से आगे की आप बात करें, मसलन लोग कहते थे रादर, जब मैं ख़ुद भी मदीना पाक गया तो मुझे भी महसूस हुआ कि वहाँ जो एहसास है, जो अंदर इंसान के फीलिंग आती हैं, वो शायद इंसान डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि जब आप मदीना में हैं तो आप पर क्या कैफियत है। कम अज़ कम मुझ जैसा एक आदमी नहीं बता सकता। आपने गार हिरा में एक रात पूरी किताब लिख दी, वहाँ जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया, देखा, वो बयान कर दिया। कैसे आपने ये महसूस, अपने एहसासात को कलम में बंद करके लिख दिया? ये तो जिसने लिखवाया उससे पूछे। मैं ये मतलब ये कि मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि भाई ये नहीं है कि वो कोई नज़ूल हुआ या समथिंग, वो मैं ही हूँ। हर एक इंसान के अंदर ही सहीफे उतरते हैं, हर एक इंसान के अंदर ही वो, जिस तरह अनल हक वाली बात है जी कि मैं हक हूँ, तो उसमें भी कोई सच्चाई पाई जाती है। इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, और अगर उसको थोड़ी सी हिद्दत दी जाए तो सुलग उठता है। तो वो मेरे अंदर भी गारे हिरा में जो रात गुजारी थी और मदीना मुनव्वरा के जो शब व रोज़ थे, उन्होंने थोड़ी सी चिंगारी एक डाल दी तो वो अलाव बन गया। माशाल्लाह। अब अभी 2 दिन पहले हज गुजरा है, फिर गुज़श्ता रोज़ ईद थी यहाँ पाकिस्तान में, उधर एक दिन पहले थी। आपने हज भी मुँह वल काबा शरीफ, ये लिखी किताब आपने, जी। और माशाल्लाह बड़ी किताब है, बहुत कुछ आपने बयान किया। मैं फिर कहूँगा, ये मेरे हाथ में है ये किताब, नाजरीन भी देख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि ये वो सारी कैफियत हैं जो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आपने तो 300-400 सफ़ात में ये बाकायदा तौर पर बयान कर दिया। देखें, एक तो मुझसे पूछा जाता है कि इसका नाम पंजाबी में क्यों है। जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी नानी जान ने मुझे नमाज सिखाई थी, और वो कहती थी नियत करते हुए कि इतने नफल और मुँह वल काबे शरीफ। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि नियत सिर्फ आपकी अपनी मादरी जुबान में हो सकती, नियत जो है ना वो किसी और जुबान में मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने इसका नाम मुँह वल काबे शरीफ रखा। बाकी हज की बात जो है,
हज एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, और ये फ़र्ज़ भी है अगर आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जब आप लें तो मेरा ख्याल है कि ये इंसानी हयात का सबसे बड़ा तजर्बा होता है। माशाल्लाह। कि जब आप पहली मरतबा वहाँ जाते हैं, खाना काबा के गिर्द जो तवाफ़ हो रहा है, तो एक स्लो गर्दिश है, स्लो, उसमें एक ख़ास तिलिस्म है, एक ख़ास उसमें कशिश है, जैसे जादू नहीं होता। जी 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 जी। और जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो आप कट जाते हैं दुनिया से और इसके दुखों से और इसके आलाइशों से और अपनी रिश्तेदारियों से और अपनी मोहब्बतों से, और आप एक किसी और मदार में दाखिल हो जाते हैं। उसकी कैफियत ऐसी है, अगर आप महसूस कर सकें तो। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं हज के बारे में भी ये भी कर दूं कि मेरे एक बहुत रूहानी उस्ताद इस मामले में साबित हुए, सिर्फ हज के मामले में, वो थे अली शरीयती साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है द हज। जी जी जी। आप वो पढ़ें तो उससे आपकी जो कॉनोटेशन है पूरी हज की, सिंबलिज्म, वो पहली मरतबा आया होती है। यानी वो ट्रांसलेशन में ही मैंने पढ़ी, तो उसमें वो कहते हैं कि ऑफ ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड ए ब्लैक वुमन, एंड ऑफ ऑल द ब्लैक वुमेन इन द वर्ल्ड वन वुमन whose name was हाजरा। हजरत हाजरा स्याफाम थी। हज इज बेसिकली पेइंग ट्रिब्यूट टू हाजरा। जी जी। हज इज हाजरा। आप देख रहे हैं इनका आपस में जो एक रिदम है हज का और हाजरा का, और आप ये भी महसूस करते हैं कि उसके बेशतर जो है मनासिक जो है वो सारे हज के वो हजरत हाजरा के हवाले से ही हैं। यानी सवा व मरवा की जो सारी सही है वो हजरत हाजरा की याद में आप कर रहे हैं ना, या जो कुर्बानी दे रहे हैं वो उनके खामंद हजरत इब्राहिम के हवाले से कर रहे हैं ना। सो मच सो के जो है खाना काबा, उसका एक हिस्सा जो है पुरानी किताबें में उसका नाम है हाजरा स्कर्ट, यानी हाजरा का लिबादा, क्योंकि कहा जाता है कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल खाना काबा के गिर्द कोई उस ज़माने में कब्रिस्तान होगा, वही दफन है। चुनांचे हज की अली शरीती ने इसको इस तरह बयान करता है। लेकिन हज की जो क्लाइमैक्स चीज़ें हैं वो है कि जब आप मिना से अरफात की जानब रवाना होते हैं और 22 लाख 20 लाख बंदा है और मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लेकिन 22 लाख बंदा पुकार रहा। जी जी। और इधर सहरा है और सहरा से लोग पैदल चले आते हैं, वो सफ़ेद उन्होंने एहराम बांध रखे हैं। और मैंने एक फैमिली देखी, स्याह फैमिली, इतनी खूबसूरत कि सूरज पीछे था और उनका स्याह आबनूसी रंगत चमक रही थी, और वो विरद कर रहे थे और साथ उनके छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी एहराम बांध रखे। मैं उस मबहूत हो गया उस मंजर से। माशाअल्लाह। 20-22 लाख लोग, जो उसके बाद अरफात है वो अपनी जगह है। तो ये जो है ना उसकी भी तफसील बड़ी कमाल की, कि भाई एक बूढ़ी औरत आती है और मुझे कहती है कि मेरे लिए दुआ करो। अब मैं शायद मेरी शक्ल ऐसी हो गई, तो लोगों के लिए भी दुआएं की। लेकिन हज की जो कशिश है वो एक छोटी सी चीज़ मैं बयान करना चाहता हूँ, पता नहीं आपके पास अब वक्त कितना रह गया, कि मुझे कुछ 2-4-6 बरस पेशतर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ऑफिशियली इनवाइट किया था सिंकियांग प्रोविंस की विजिट के लिए 1 महीने के लिए। सैयद मुशाहिद हुसैन भी उसमें शामिल थे उस कोशिश में। तो मैंने पूरा सिंकियांग 1 महीना देखा और उस हवाले से मैं वहाँ पे यारकंद भी गया, काशगर भी गया। वहाँ के लोगों को बहुत प्यास है हज की, माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि कोटा तमाम मुल्कों का मुख्तसर है, इसलिए सब तो जा नहीं सकते और वहाँ से मुश्किल है। देखिए हमारे लिए बहुत आसान है, ये लाहौर है, यहाँ से फ्लाइट पकड़ी सीधे जद्दे चले गए, कराची से चले गए। उनके लिए इमेजिन कर रहे हैं कि आज से 40 साल पहले जब मैं जाता था नॉर्दर्न एरिया, तो वहाँ हाजियों की बसें आती थी क्रॉस करके ना, काशगर से आती थी, और उनके चेहरे देखने वाले होते थे। वो कहते थे कि रास्ते में बहुत से फौत हो जाते हैं, उनको भी हम हाजी कहते हैं क्योंकि वो हज जा रहा है।
ऐसे ही है। छोटी छोटी डबल रोटियां लेके आते थे, चाय के साथ खा लेते थे, फिर वहां से कराची तक सफर करते थे, फिर समुद्री जहाज। उनका सफर बहुत लंबा होता। जो कमिटमेंट देखनी हो हज की, तो मैंने देखा है कि वो तुर्कों में होती है और ईरानियों में होती है और चाइनीज मुस्लिम में होती है, जो कमिटमेंट है। हज में आप जाएं तो कुल्फतें अगर हों, मुसीबतों हों, उनकी शिकायत मत करें, क्योंकि उनका भी सवाल है। और यही मेरा ख्याल है, यही स्पिरिट भी यही है। ये सारी एक्सरसाइज का है कि आप अल्लाह की राह में चले हैं, दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन आप सब्र करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर। एक मैं एक शेर एक चाइनीज का मैं पढ़ देता हूँ। जी प्लीज प्लीज। वो कहता है, वहां पे मस्जिद अबू बकर के खंडर है, साथ एक मीनार होता था। पुराने जमाने में किसी कातिल या मुजरिम को उससे नीचे दरिया में फेंक देते थे। तो वो शायर कहता है कि मैं कोई जुर्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं कोई जुर्म करूं ताकि मुझे उस मीनार से नीचे दरिया में फेंका जाए और मैं तैरता हुआ समंदर तक पहुंच जाऊं और समुंदर में तैरता तैरता मैं काबे पहुंच जाऊं और मैं हज करूं। सुभान अल्लाह। ये उनकी कमिटमेंट। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। नाज़रीन, आज बहुत ही सैर हासिल हमने गुफ्तगू की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। अहाता तो नहीं किया जा सकता जो उनकी खिदमात हैं या जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना, एक जोहद मसलसल है। उन्होंने स्ट्रगल की पूरी ज़िंदगी, और स्ट्रगल का निचोड़ यही है जो हमने आपके सामने पेश किया। आप भी इस स्ट्रगल में ज़रूर शामिल हैं। ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है। आपको फिर एक बार ईद मुबारक हो। गो के आज दूसरा दिन है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।